अब सुनिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अभी कुछ दिन पहले एक आदमी से मैं मिला, उस आदमी का बहुत बड़ा अमाउंट किसी ने उधार ले लिया है, बहुत बड़ा अमाउंट, कुछ उस पूरी ज़िंदगी का पैसा से आधे से ज़्यादा पैसा उसने उधार ले लिया, उधार लेके वो मर गया। अब क्या होगा अगले जन्म में उस पैसे का? सबसे कॉमन तरीका ये होता है अनुज कि वो आदमी मेरा बेटा बन के पैदा हो जाए या मैं उसका बेटा बन के पैदा हो जाऊँ। आपने मेरा उधार लिया, आप मर गए, तो अब मैं आपका बेटा बन के पैदा हो जाऊँ अगले जन्म में। 10 साल 20 साल तक कमा कमा के मुझे खिलाओ, नहीं चाहोगे तभी मेरी स्कूल की फीस जमा करो, मेरा कपड़ा खरीदो, मेरी शादी के लिए पैसा इकट्ठा करो, मेरे बच्चों को पालो पोसो, जब बीमार हो तो अपना सब कुछ दे करके करो। ये होता है खासतौर से जब आप किसी को उधार ले लेते हो और धोखा दे देते हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसका नाम है जर्नी ऑफ सोल्स, आत्माओं की यात्रा। और इसमें हम लोग अब केस 15 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है ट्रांजिशन। एक डॉक्टर हैं माइकल न्यूटन, वो अपने मरीज़ों को सम्मोहित करते हैं, पास्ट में ले जाते हैं और पास्ट में पिछले जन्म में ले जाते हैं, लेकिन पिछले जन्म में भी नहीं ले जाते, 2 जन्मों के बीच में ले जाते हैं। अभी जब ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी तब मैं एक नई सीरीज़ चालू करने वाला हूँ जिसमें एक डॉक्टर अपने मरीज़ों को भविष्य के जन्मों में ले जाते हैं। अगले 2 जन्म बाद या 10 जन्म बाद क्या होता है वो ले जाएंगे। डॉक्टर ब्रायन वीस ने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया है और फ्यूचर लाइफ रिग्रेशन करने वाले हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है। लेकिन यहाँ पर ये केस हमें बताता है कि जब हम उस दुनिया में जाते हैं तो हम कैसे अपनी जगह खोज करके वहाँ रहते हैं। देखिए, धरती पर सब चीज़ बहुत मुश्किल है। एक छोटा सा अगर घर भी चाहिए अपने को, उसके लिए भी भीख मांगना पड़ेगा, नौकरी करना पड़ेगा, उसके बाद लड़ना पड़ेगा। अगर बेचारा किसान अपना मकान बनाना चाहता है तो जाकर के पहले 10 ठो कागज़ अप्रूव कराए, नक्शा पास कराए, NOC ले, तब जाके घर बनवा पाएगा। वो तो सरकारी प्रॉब्लम है। इसके अलावा फिज़िकल प्रॉब्लम कि घर जिस ज़मीन में बनाएंगे आप, उसके लिए पैसा चाहिए, ज़मीन खरीदने के लिए पैसा चाहिए, सामान जिस सामान से बनाएंगे उसके लिए पैसा चाहिए। तो खुशखबरी ये है कि उस दुनिया में आपको ऐसी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोगों को इसका भरोसा ही नहीं होगा कि उस दुनिया में भी हम जिंदा रहते हैं। ये जो बातचीत है, केस अलग अलग केसेस हैं, इसमें ज़्यादातर लोगों को भरोसा नहीं होगा। लेकिन हमारा मन खोजता है, उस दुनिया को खोजता है। अच्छा, उस दुनिया को एक्सपीरियंस भी करता है। वो दुनिया एक अलग अलग आयाम की दुनिया है जहाँ चीज़ें मैथमेटिक्स की तरह नहीं है कि ये मेरा शरीर है, वो तुम्हारा शरीर है, मैं तुमसे अलग हूँ। वहाँ पर चीज़ें बहुत सूक्ष्म हैं। 2 लोग, जैसे अभी हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं, इस क्लास में हम लोग 4-5 लोग हैं, और जितना आप लोग इस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड होंगे उतना ही क्लास अच्छी बनेगी। अब मान लीजिए इसमें कोई ऐसा आदमी आ जाए जिसको विश्वास ही ना हो इस सब बात में, वो कहे कि आप बेवकूफ़ बना रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, तो अपने आप क्लास की क्वालिटी भी डाइल्यूट हो जाएगी। खाली मेरी नहीं, बुद्ध जैसे और रमण महर्षि जैसे लोगों की क्लास भी डाइल्यूट हो जाएगी। क्योंकि ज्ञान ट्रांसफ़र होता है, एक तरफ गुरु, लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट शिष्य। ये ऐसा है जैसे कि आप एक दिया जला रहे हैं, एक पहले से दिया जल रहा है, उसमें फ्लेम है, बत्ती चल रही है, और आप दूसरा छोटा दिया जला रहे हैं, दूसरा दिया जला रहे हैं। उस दिए को भी उतना ही परिपक्व होना पड़ेगा, उसको भी रुई की बाती और पानी में नहीं गीला होना है, उसको भी घी में ही गीला होना है, जैसे इस दिया को। तो 2 टाइप के लोग
या दो चार लोग जब एक टाइप के होते हैं तो एक अच्छी इंटेंसिटी की क्लास चलती है, अच्छे तरीके से जी सकते हैं, खुश रह सकते हैं। लेकिन इस दुनिया में चीज़ें मुश्किल हैं क्योंकि यहाँ उतना अच्छे से सेग्रीगेशन नहीं है, वहाँ है। यहाँ पर अगर मान लीजिए आप नौकरी कर रहे हैं, किसी संस्था में 50 लोग नौकरी कर रहे हैं, तो 2 लोग हो सकता है शरीफ हों, 2 लोग बहुत ही काइयाँ हों, झूठ बोलने वाले हों, कामचोर हों। तो जो कामचोर है उसकी वजह से शरीफ गुस्सा करेगा, उसको भी काम करने का मन नहीं करेगा। लेकिन इस तरह की चीज़ उस दुनिया में नहीं है। वहाँ पर अगर शरीफ लोग हैं तो शरीफ लोग ही साथ में रहते हैं, कामचोर हैं तो कामचोर ही साथ में रहते हैं। मतलब कामचोर नहीं, वो एक टाइप का स्वभाव है उनका, उनकी बिलीफ एक जैसे लोगों की, वही रहते हैं साथ में। ये केस 15 एक आदमी का है। शुरू में तो बेचारे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। बहुत लंबी बातचीत होती है और पूरी बातचीत के अंत में ये समझ में आता है कि उस दुनिया में भी इस दुनिया की तरह, जैसे यहाँ पर कॉलोनीज़ हैं, शहर हैं, देश हैं, ऐसे वहाँ पर भी सेग्रीगेशन है। लेकिन वहाँ का सेग्रीगेशन ज़मीनों से नहीं है, स्वभाव से है। इसलिए कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन अपने स्वभाव के हिसाब से जियो। और हम सबको भी पूछना पड़ेगा कि मेरा स्वभाव क्या है और मैं अपने स्वभाव को कैसे बनाना चाहता हूँ। इसलिए गांधी जैसे लोग, अगर कोई उनको गाली देता है, मारता है, भाई पूरा अंग्रेज़ भारतीयों को गुलाम बना के रखे थे, तो उनको मारने के लिए ये खुद वायलेंट नहीं हो गए। इन्होंने एक ऐसा मूवमेंट बनाया जहां पर हम मार खा लेंगे लेकिन तुम्हें नहीं मारेंगे, हम अपने स्वभाव को बचा के रखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमारी जो आत्मा की यात्रा है वो परभाव से स्वभाव की तरफ होती है। और हम सबका जो अल्टीमेट स्व है, स्वभाव भी आता है स्व से, वो है परमात्मा। तो परमात्मा तक पहुंचने के लिए अपने को बार बार पूछना पड़ेगा, मेरा भाव क्या है, मेरा भाव क्या है, मेरा भाव क्या है। और कैसे पता चलेगा? आप पूछिए किस चीज़ में मैं सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। पिछले ऑलमोस्ट 1 महीने से हम लोग परेशान हैं, पड़ोसी ने बहुत परेशान कर रखा है। अब जब वो हमारे साथ वायलेंस कर रहे हैं तो मन में आता है कि हम भी वायलेंस करें। और मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, जब मेरे मन में आता है कि मैं उनके साथ वायलेंस करूँ तो मेरा मन डिस्टर्ब हो जाता है। हो सकता है कोई ऐसा आदमी हो जो बोले, अच्छा ईंट का जवाब पत्थर से, तुम मुझे खून दो मैं भी तुम्हें खून दूंगा, तुम मुझे मारोगे तो 1 झापड़ मारोगे मैं तुम्हें 4 झापड़ मारूंगा। हो सकता है किसी किसी का ये स्वभाव हो, लेकिन मेरा स्वभाव वैसा नहीं है। ईसा मसीह कहा करते थे, बड़ी अजीब चीज़ थी, एक फिल्म में इसको डाला गया था लेकिन मजाक के तरीके से। मुन्ना भाई MBBS में हमारे संजय दत्त जी एक हीरो हैं और वो एक तरह से गुंडे हैं, लोगों को मारना पीटना ये उनका काम है। किसी का घर खाली कराना है तो जाते थे वहाँ पर, घर वर खाली कराते थे। तो वहाँ पर कहीं सुनते हैं कि गांधी जी कहते हैं, पता नहीं कौन कहता है, कि अगर कोई आपको 1 झापड़ मारे एक गाल पे तो दूसरा गाल उसको दे दो, तुम दूसरे गाल पे भी झापड़ मार लो। तो यहाँ तक तो उन्होंने सीख लिया, लेकिन स्वभाव से तो गुंडे थे बेचारे फिल्म में, कैरेक्टर में। तो जब एक आदमी ने 1 झापड़ मारा तो उन्हें दूसरा गाल भी दे दिया, उसने दूसरे पे झापड़ मार दिया। बोलते हैं अब नहीं मारने का मार खाऊंगा मैं, फिर उसको उठा करके लटका दिया। अब ऐसे लोगों को देख करके हम लोगों को बड़ी खुशी होती है, हाँ ये है ना कोई दबंग आदमी। लेकिन ये सब के सब अगर आप अपने अंदर में पूछेंगे ना, आप किसी के साथ में देखिए, जब कोई आपको मारता है तो आपको गुस्सा आता है, आपको बदला लेने का मन करता है, उससे पहले अपने आप को बचाने का मन करता है। लेकिन मान लीजिए आप उस पोजीशन में हैं जहां पर दूसरे को आप दबंगई दिखा सकते हैं, जब आप दूसरे के ऊपर अपने आप को हावी कर सकते हैं, उस कंडीशन में आप देखिए आपकी स्टेट ऑफ माइंड कैसी है। क्योंकि मैं देख रहा था अपने एक पड़ोसी जो हमको परेशान कर रहे थे, मैं उनको जब मिलने गया था, वो चिल्ला रहे थे किसी बात के लिए। जब चिल्ला रहे थे तो मुझे दिखाई दे रहा था उनके यहाँ की नसें सूज गई थी। मैं उनको कह रहा था कि इस तरह से जिएंगे तो गैस्ट्राइटिस हो जाएगा,
बोला आपने? हाँ, एसिडिटी हो जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, शुगर हो जाएगा आपको। और मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ ये हो। तो हर आदमी का जो स्वभाव है वो ये नहीं है। देखिए, अगर मुझे वॉयलेंट होना है किसी के साथ में, कि मुझे आपके ऊपर अपने आप को हावी करना है, उसके लिए बॉडी के अंदर में एग्रेशन होना चाहिए, ऐसे हार्मोन्स रिलीज होने चाहिए कि मैं हमेशा आपसे लड़ने के लिए तैयार रहूं। नहीं तो मैं मार नहीं पाऊंगा आपको। मुझे गुस्सा चाहिए आपको मारने के लिए, गाली देने के लिए गुस्सा चाहिए। मुझे किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी बॉडी को ऐसा तैयार करना पड़ेगा कि वो नुकसान करे। इसका मतलब ये है जैसे कोई गर्म लोहा है, बहुत गर्म है दूसरे को जलाने के लिए, लेकिन आपको पता है गर्म लोहे में क्या होता है? जब लोहा गर्म करो गर्म करो गर्म करो, उसका स्वभाव खत्म हो जाता है, धीमे धीमे वो पिघल जाता है, उसके अंदर लोहे की ताकत नहीं रह जाती। ऐसे ही मान लीजिए हम यहाँ पर 4-5 लोग बैठे हैं और हम लोग बड़े आध्यात्मिक आदमी, किसी ने हमारे साथ गलत किया और उसकी वजह से हमारा स्वभाव थोड़ा सा बदल गया। अगर उसको हम ऑब्जर्व नहीं करते हैं, अपने आप को वापस स्वभाव के पास नहीं लाते हैं, स्पिरिचुअल भाव के पास नहीं लाते हैं, तो हमारा भाव, कम से कम हमारे बॉडी का भाव बदल जाएगा। फिर धीमे धीमे हमें वही मजा आएगा जो दूसरों को आ रहा है, वॉयलेंस, गाली गलौज, मारपीट। मुझे याद है वो बोल रहे थे उस दिन, अब तो ये लड़ाई है। मेरे लिए लड़ाई नहीं है, मेरे लिए हर एक मोमेंट केवल अपने आप को जानना और अपने पास आना है, यही मेरी जिंदगी का पर्पस है हर एक मोमेंट पे। इस प्रोसेस में हो सकता है मैं जीतूं, हो सकता है ना जीतूं, लेकिन मैं अपने आप को तो जीत लूंगा। इसी को कहते हैं सत्यमेव जयते, कि सत्य ही हमेशा जीतता है। लेकिन हम लोग अक्सर सत्य के अगेंस्ट जाके खड़े हो जाते हैं। तो ये आदमी, थोड़ा सा हम इसके बारे में पढ़ते हैं, इसको सुनिए, लेकिन हमेशा अपने आप से, आप लोग इससे ज़्यादा मैच्योर हैं। आप लोग जब मरेंगे ना, तो आप लोग इसकी तरह कंफ्यूज नहीं होंगे, बिकॉज धीमे धीमे जैसे श्रवण हैं, अनुज हैं, आप लोग हैं, आप लोग यहाँ पर इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि आपको समझ में आ गया कि ये मैं हूँ, ये मेरा भाव है, मैं एक स्पिरिचुअल आदमी हूँ। इसलिए मैंने देखा आप लोगों का मन बिजनेस की बुक में भी नहीं लगता, नींद आती है आप लोगों को, मेन स्पिरिचुअल बातचीत में ही आपका दिमाग लगता है, क्योंकि वो आपका स्वभाव है। तो इस आदमी की थोड़ी बात सुनते हैं। इसका नाम रखा है मरने के बाद हम कहाँ रहते हैं उस दुनिया में। डॉक्टर न्यूटन कह रहे हैं, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू अबाउट योर ट्रिप इन टू द प्लेस वेयर यू नॉर्मली स्टे इन द स्पिरिट वर्ल्ड। मैं तुमसे उस दुनिया के बारे में बात करना चाहता हूँ जहाँ तुम मरने के बाद रहते हो। फिर उनको हिप्नोटाइज करते हैं, देखो अब तुम्हारी आत्मा वहाँ जा रही है जहाँ तुम रहोगे, अब मरने के बाद काफ़ी समय तक रहोगे। अब बताओ तुम्हें वहाँ क्या दिखाई दे रहा है और तुम क्या महसूस कर रहे हो। तो ये आदमी नर्वस होकर के बोलता है, मैं धीमे धीमे बाहर की तरफ जा रहा हूँ, पता नहीं क्यों। डॉक्टर माइकल बोलते हैं, आउटवर्ड, बाहर की तरफ मतलब? ये भी आदमी पजल्ड है, कंफ्यूज्ड है। मरने के बाद का एक्सपीरियंस हम लोगों को नहीं होता, क्योंकि हमारा जो एक्सपीरियंस है वो सब फिजिकल बॉडी का, चलने का, खाने का, देखने का, सुनने का, यही एक्सपीरियंस है। मरने के बाद ये बॉडी खत्म हो जाती है और एक सूक्ष्म शरीर की बॉडी होती है, लेकिन पूरी तरह से सूक्ष्म शरीर में हम क्या एक्सपीरियंस करते हैं वो याद भी नहीं रह पाता। यहां पर यह आदमी कह रहा है, मैं फ्लोट कर रहा हूं, मैं तैर रहा हूं, ऐसा लग रहा है किसी चेन के ऊपर तैर रहा हूं। एक कोई चेन है, उसके ऊपर गोल गोल घूम रहा हूं। आई एम वीविंग थ्रू द सीरीज ऑफ कनेक्टिंग लिंक्स। ऐसा लिंक है, एक चैन जैसी होती है, उसके ऊपर मैं वीव कर रहा हूं। वीव समझते हैं? बुनाई। ऐसे ऐसे कर करके आगे बढ़ रहा हूं इस चेन में, और फिर धीमे धीमे ये जाकर के चेन खुल गई। देखिए, पिछला वाला आदमी बोला था मैं उड़ करके कहीं जा रहा हूं। इस आदमी का एक्सपीरियंस है कि कोई चेन के ऊपर मैं फ्लोट कर रहा हूं, बह रहा हूं। तो ये डॉक्टर पूछते हैं, आखिर वो है क्या चीज जिसके ऊपर तुम इस तरह से तैर रहे हो? विथ ऑ, बड़ा खुश होकर बोलता है, आई हैव कम इन टू अ ग्रैंड एरेना। हमने इसके पहले वाली वीडियो में पढ़ा था, वो आदमी कहां जाता है? एक बड़े से डिवाइन एयरपोर्ट पे, हवाई अड्डे पे, डिवाइन एयरपोर्ट पे। ये उसी चीज को दूसरे नाम से बोल रहा है। अरे मैं एक बहुत बड़े एरेना में आ गया हूं, बहुत बड़ी जगह है। आई सी मेनी अदर्स, और मैं यहां पर ढेर सारे लोगों को देख रहा हूं, क्रिस क्रॉस अराउंड मी।
मेरे यहाँ खड़े हैं, यहाँ खड़ा है, यहाँ खड़ा है, ढेर सारे लोग मेरे आसपास हैं, क्रिस क्रॉस में हैं, एंड सब्जेक्ट ग्रोज अनकंफर्टेबल। और इसको देख करके अजीब, यार मेरे आसपास में ढेर सारे लोग हैं। देखिए यहाँ पर भी हम लोगों को होता है इस तरह का एक्सपीरियंस। कभी आप रेलवे स्टेशन चले जाओ, कभी गए मुंबई के रेलवे स्टेशन या दिल्ली के, जहाँ बहुत भीड़ होती है, भीड़ से बहुत दिक्कत होती है। आदमी अकेले हफ्ते 2 हफ्ते 10 दिन रह लेगा, भीड़ में 10 दिन नहीं रह पाता है एक दूसरे के साथ में। एक स्पेस चाहिए होता है। ये आदमी परेशान हो गया, मुझे आसपास में लोगों ने घेर रखा है। तो डॉक्टर कहते हैं जस्ट रिलैक्स, यू आर इन द स्टेजिंग एरिया नाउ। अभी डॉक्टर जान गए कि वो कहाँ है। बोलते परेशान ना हो, एक जगह पर जब ढेर सारे लोग इकट्ठे होते हैं मरने के बाद, तो उसको स्टेजिंग एरिया कहा जाता है, एक तरह का स्टेज एरिया है। डू यू स्टिल सी योर गाइड? तब इनको कंफर्टेबल करने के लिए बोलते हैं, अच्छा ये बताओ तुम्हें अपना गाइड दिखाई दे रहा है, तुम्हारा गुरु? बिकॉज आमतौर पे हर एक आदमी के मरने के बाद, खास तौर से जो कंफ्यूज्ड हैं उनके मरने के बाद, उनको उनका गाइड दिखाई देता है। तो देखा हाँ 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 दिखाई दे रहे हैं। अरे वो नहीं होंगे तो तुम्हें खो जाऊंगा, इतनी बड़ी जगह है। डॉक्टर कहते हैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो रही है यहाँ पे। ये अपना हाथ उसके फोरहेड पे रखते हैं, माथे पर, और उसको केवल पिछले जन्म के गैप में नहीं ले जाते हैं। बोलते हैं इसके पहले भी जितनी बार भी तुम मरे हो, तुम यहाँ पर आ चुके हो। एक तरह से उसके फोरहेड पे हाथ रख के उसको पिछले ढेर सारे मौत के दौरान जिए हुए समय याद दिला रहे हैं। बोलते परेशान मत हो, यहाँ पर तुम बहुत बार आ चुके हो, तुम जानते हो उस जगह को, पहचानते हो, इसलिए परेशान मत हो। अब ये बताओ व्हाट डू यू डू नाउ? अब तुम क्या कर रहे हो वहाँ पर? तो आदमी कहता है मुझे बहुत तेज़ी से आगे ले जाया जा रहा है, स्ट्रेट पास्ट अदर्स। मेरे आसपास में लोग हैं लेकिन उनको छोड़ करके मुझे आगे ले जाया जा रहा है। अब मुझे एक एम्प्टी स्पेस में पहुंचा दिया गया, खाली जगह, अब भीड़ से अलग हट गए। तो एक बड़ा नया क्वेश्चन पूछते हैं डॉक्टर माइकल न्यूटन कि यहाँ पर जो तुम खाली जगह दिखाई दे रहा है तुम्हें, क्या ये काला काला है, डरावना है खाली जगह? क्योंकि आमतौर पे अगर हम कहीं जंगल में चले जाएं या अंधेरे में चले जाएं तो डर लगता है। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या मरने के बाद हम लोगों को डरावनी जगह पर महसूस होता है? ये आदमी कहता है अरे भैया यहाँ कभी अंधेरा होता ही नहीं। कबीर कहते थे ये चीज़, वो दुनिया ऐसी है जहाँ कभी अंधेरा नहीं होता। तो यहाँ जब ट्रैवल कर रहे हो तब थोड़ा शेड कम हो जाता है, कहीं पर लाइट कम होती है, कहीं लाइट ज़्यादा होती है, लेकिन अंधेरा कभी नहीं होता यहाँ। अंधेरे का जो कॉन्सेप्ट है केवल फिजिकल वर्ल्ड में है, क्योंकि हमारी आंखें हैं, आंखें बंद हो जाती तो अंधेरा होता है बस। डॉक्टर कहते हैं ठीक है चलो आगे बढ़ो और मुझे बताओ तुम आगे क्या देखते हो, नेक्स्ट क्या दिखाई दे रहा है? अब सुनिए, बड़ी मज़ेदार चीज़ दिखाई देती है इनको। बोलते मैं अब आगे देख रहा हूँ, मुझे नेस्ट्स ऑफ पीपल दिखाई दे रहा है। नेस्ट मतलब क्या होता है? जाला होता है नेस्ट, घोंसला होता है ना, झुंड, घोंसला। मुझे कुछ लोगों का घोंसला दिखाई दे रहा है। यू मीन ग्रुप ऑफ पीपल? तो डॉक्टर पूछता है मतलब अरे घोंसला कहाँ होता है आदमियों का? तुम कह रहे हो कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोगों का झुंड दिखाई दे रहा है। तो आदमी कहता है हाँ मुझे लोग दिखाई दे रहे हैं, फायर फ्लाई की तरह चमकते हुए घूम रहे हैं। इट्स लाइक हाइव्स। हाइव्स क्या होता है? HIVES। अरे मधुमक्खी का छत्ता। हाँ, छत्ता। यहाँ पर मैंने आपसे कहा ना, जैसे धरती पर है वैसे वहाँ पर भी है। यहाँ पर भी हम छत्ते के रूप में रहते हैं, लेकिन यहाँ छत्तों का नाम क्या है? लखीमपुर, लखनऊ, आवास विकास काशी नगर, मोदी नगर, लखनऊ गोमती नगर, ये हमारे छत्ते हैं। लेकिन यहाँ पर छत्तों को खरीदना पड़ता है, कब्जा हो जाता है ज़मीनों का, नोटिस आ जाता है। वहाँ पर ये सब झंझट नहीं है। ऑल राइट, कीप मूविंग एंड टेल मी व्हाट यू फील। डॉक्टर कहते ठीक है आगे बताओ, आगे तुम्हें महसूस क्या हो रहा है? सुनिए क्या महसूस हो रहा है इनको। महसूस हो रहा है वर्मथ, फ्रेंडशिप, एम्पैथी, इट्स ड्रीमी। हम लोग को सोते समय बहुत बार ऐसा महसूस होता है, हम सुबह उठते हैं लगता है बड़ा अच्छा लग रहा है, हमने सपना देखा और सपने में किसी आदमी के साथ हम थे, वो अच्छा लगा। मुझे अक्सर सहर जी जब दिखते हैं तो अच्छा लगता है, कृष्णमूर्ति दिखते हैं अच्छा लगता है। ये महसूस कर रहा है वर्मथ। वर्मथ मतलब अपनेपन की गर्मी। जैसे किसी को मिलो, गले मिलो तो प्यार से मिलो, मुस्कुरा कर मिलो, तो ये उनको महसूस हो रहा है। फ्रेंडशिप महसूस हो रही है। फ्रेंडशिप मतलब
दोस्ती। कुछ लोग होते हैं उनके पास जाने से डर लगता है। इनको महसूस हो रहा है एम्पैथी। एम्पैथी मतलब दुख नहीं, एम्पैथी मतलब प्यार। एम्पैथी मतलब जहाँ पर मैं आपको समझ सकूं, महसूस कर सकूं। बेचारे मैनेजर साहब से बाकी सारा स्टाफ इसीलिए चिढ़ता है क्योंकि वो उनके अंदर में एम्पैथी की बहुत कमी है। अगर कोई स्टाफ मान लीजिए 8 बजे जाना है उसको, वो 5 बजे चला, 5 मिनट पहले चला गया, तो उसको बेचारे जान ले लेते हैं, डांट देते हैं, गाली गलौज कर देते हैं, मतलब बेइज्जत कर देते हैं, इसलिए उसको अच्छा नहीं लगता। वहीं पर अगर मैं आपको 5 मिनट पहले जाने दूँ कहीं, तो बोलेंगे आपने मुझे जाने दिया, मैं आपके लिए 5 मिनट और वेट कर लूँगा। वर्मथ, अपनापन, दोस्ती और एम्पैथी, बोलते हैं यहाँ पर सब कुछ बड़ा ड्रीमी है और अच्छा है कि ड्रीमी है। मैं यही आपको बताना चाहता हूँ कि फिजिकल वर्ल्ड में हर चीज़ बड़ी सॉलिड है। 2 पत्थर को आप साथ में रख दो, 10 साल तक साथ में रखो, लेकिन वो जुड़ेंगे नहीं। लेकिन 2 ग्लास पानी लो अलग अलग, उनको एक दूसरे के साथ मिक्स कर दो, 1 ग्लास हो जाएगा। 2 अलग अलग ग्लास के पानी 1 हो जाएगा। ऐसे ही 2 लोग जब फिजिकल वर्ल्ड से जाते हैं तो उनका फिजिकल डिफरेंस खत्म हो जाता है। अब वो हो जाते हैं कोई हवाई चीज़ और वो एक दूसरे के अंदर भी घुस सकते हैं। वही इनको महसूस हो रहा है यहाँ पर, वर्मथ, फ्रेंडशिप और एम्पैथी फील हो रहा है। तो बोलते ये है क्या? आई हैव स्लोड वे डाउन, थिंग्स आर डिफरेंट। बोलते हैं मैं बहुत तेज़ी से पहले दौड़ रहा था, आ रहा था, अब यहाँ पर मैं धीरे हो गया हूँ, अब चीज़ें यहाँ अलग हैं। डॉक्टर पूछते हैं अलग कैसे हैं? मोर क्लियरली डिफाइंड, आई नो दिस प्लेस। दिख रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ देखिए, हम लोग ऐसा महसूस करते हैं खास तौर से जब हम अपने गांव पहुंचते हैं या अपने शहर पहुंचते हैं और उसमें भी अपने कॉलोनी में पहुंचते हैं। हमको लगता है अपना एरिया आ गया बॉस, जहां बचपन में आप खेले कूदे हैं। अभी घर नहीं पहुंचे और जैसे घर में पहुंचे तब तो आपका राज है। तो ये कह रहे हैं दिस इज मोर क्लियरली डिफाइंड, आई नो दिस प्लेस। ये जगह बहुत साफ साफ डिफाइंड है, इसके इशारे मुझे समझ में आ रहे हैं और मैं इस जगह को जानता हूं। हैव यू रीच्ड योर ओन हाइव? डॉक्टर पूछते हैं क्या तुम अपने लोगों के पास पहुंच गए हो क्या? नॉट येट आई गेस। तो बोलते अभी नहीं, अभी नहीं। डॉक्टर कहते कोई बात नहीं, तुम जहां भी पहुंचे हो आसपास देखो और मुझे बताओ कि तुम क्या देख रहे हो और क्या फील कर रहे हो। यह आदमी बोलता है अरे कुछ लोग वहां हैं, कुछ दूरी पर है, बट वहां पर मैं जा नहीं पा रहा हूं। कुछ लोग मेरे परिवार के हैं लेकिन मैं उनको टच नहीं कर पा रहा हूं, मैं उन तक पहुंच नहीं पा रहा हूं। क्यों? डॉक्टर पूछते हैं क्यों नहीं पहुंच पा रहे हो? तो ये बोलता है पता नहीं यार, उनको पता नहीं है क्या मैं यहां पर हूं। देखिए सब प्रॉब्लम पता है क्यों आ रही है? क्योंकि ध्यान नहीं जिया गया है। रमन जैसा आदमी फिजिकल बॉडी में जब रहता है तो फिजिकल फॉर्म में रहता है, फिर नॉन फिजिकल फॉर्म में जाता है, उसको भी आराम से जी लेता है। लेकिन ये बेचारा आदमी नॉन फिजिकल फॉर्म में जिया नहीं है। हम लोग भी नहीं जी पाते। और नॉन फिजिकल फॉर्म में जीने के लिए आपको फिजिकल में रिएक्शंस को कम से कम करना पड़ेगा। इसलिए भगवान राम ने बहुत यंग एज में अपने रिएक्शंस पर विजय पा लिया, एनलाइटन हो गए। अपने इमोशंस पर, हेट और लव दोनों पर एक समान हो गए। कह रहे ये आदमी, इन लोगों को पता नहीं क्या कि मैं यहां पर हूं। फिर बोलता है अरे यार ये मेरे पिता हैं, मैं अपने पापा को नहीं छू पा रहा हूं, मैं क्यों अपने बाप को टच नहीं कर पा रहा हूं। उसी कुर्सी पर बैठा है, हिप्नोटाइज्ड है और बोले अपने पापा को छू नहीं पा रहा हूं। तो ये आदमी बोलता है कि इस जो औरत आई थी, एक औरत थी और इसको पिछले जन्म में इसके पापा के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी थी और ये छू नहीं पा रही थी। बोलते मुझे उसको शांत करना पड़ा किसी तरीके से। उसके बाद डॉक्टर न्यूटन बोलते हैं व्हाट डू यू थिंक इज द रीज़न योर फादर इज ऑफ इन द डिस्टेंस सो यू कांट रीच हिम। अच्छा तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पिताजी इतना दूर क्यों हैं और तुम उनको पहुंच क्यों नहीं पा रहे हो? आई डोंट नो। बेचारा रो रहा है, आंखों में वहीं आंसू बह रहे हैं। बोलता मुझे नहीं पता मैं अपने पापा को क्यों नहीं छू पा रहा हूँ। डॉक्टर उसके आंसू पूछते हैं। आई प्लेस माई हैंड ऑन द सब्जेक्ट्स फोरहेड एंड कमांड कनेक्ट विथ योर फादर नाउ। ये बड़ी मज़ेदार है। जब हिप्नोटिज्म करते हैं तो आप कोई सलाह भी दे सकते हैं। तो बोलते हैं एक काम करो, और उसका अपना हाथ उसके सर पे रखते हैं और बोलते हैं तुम अपने पापा से कनेक्ट करो, अभी जाओ। तो ये आदमी बोलता है हाँ हाँ अब मैं उनके पास जा पाया हूँ और वो मुझे बोल रहे हैं कि परेशान क्यों हो रहे हो। अरे
मरने के बाद भी चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं, तो परेशान मत हो, सब चीज़ ठीक हो जाएगी। यहाँ पर सब चीज़ आराम से, सब कुछ अच्छी रहती है, परेशान ना हो। अब सुनिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी कुछ दिन पहले एक आदमी से मैं मिला, उस आदमी का बहुत बड़ा अमाउंट किसी ने उधार ले लिया है, बहुत बड़ा अमाउंट, कुछ उस पूरी ज़िंदगी का पैसा से आधे से ज़्यादा पैसा उसने उधार ले लिया, उधार लेके वो मर गया। अब क्या होगा अगले जन्म में उस पैसे का? सबसे कॉमन तरीका ये होता है अनुज कि वो आदमी मेरा बेटा बन के पैदा हो जाए या मैं उसका बेटा बन के पैदा हो जाऊँ। आपने मेरा उधार लिया, आप मर गए, तो अब मैं आपका बेटा बन के पैदा हो जाऊँ अगले जन्म में। 10 साल 20 साल तक कमा कमा के मुझे खिलाओ, नहीं चाहोगे तभी मेरी स्कूल की फ़ीस जमा करो, मेरा कपड़ा खरीदो, मेरी शादी के लिए पैसा इकट्ठा करो, मेरे बच्चों को पालो पोसो, जब बीमार हो तो अपना सब कुछ दे करके करो। ये होता है ख़ासतौर से जब आप किसी को उधार ले लेते हो और धोखा दे देते हो। अब मान लीजिए कोई ऐसा आदमी है जिसके साथ मेरा स्वभाव मैच नहीं करता, लेकिन उधार ले लिया मैंने, मैं बहुत सात्विक आदमी हूँ, मैं पूजा पाठ करता हूँ, भगवान पे बड़ा विश्वास करता हूँ, और वो आदमी जिससे मैंने पैसा लिया है वो बड़ा तामसिक आदमी है, शराबी है। अब अगले जन्म में जब मेरा बाप बना, स्वभाव मैच नहीं हुआ, खाली कर्म मैच हुए। ये आदमी कह रहा है तुम जब चाहो मेरे बारे में सोच सकते हो, मुझे महसूस कर सकते हो, लेकिन तुम रहोगे वहाँ, मैं रहूँगा यहाँ, मैं तुम्हारे छत्ते में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि स्वभाव मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पर मैंने ज़मीन खरीदी किसी ऐसे आदमी से जिसको मैं जानता ही नहीं हूँ, ज़मीन ली, बात ख़त्म हो गई, वो अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। ऐसे ही फिजिकल वर्ल्ड में यहाँ पर जन्म और मृत्यु लेन देन के हिसाब से होती है। आपके किससे कौन सी उधारी है, ज़्यादा बड़ी उधारी है तो परिवार में जन्म लीजिए, लेकिन फिर भी एक ही परिवार में रहने के बावजूद लोग ऐसे महसूस करते हैं जैसे अजनबी हैं। एक चोर होता है, एक बहुत अच्छा आदमी होता है। यह है स्वभाव का डिफरेंस। डॉक्टर पूछते हैं आखिर क्यों, ऐसा क्यों है कि तुम्हारे पिता तुम्हारे साथ नहीं रह सकते या तुम अपने पापा के साथ ही नहीं रह सकते? तो बोलता है बिकॉज ही डज नॉट बिलोंग टू माई हाइव। जो मेरा ग्रुप है उसको ये बिलोंग नहीं करते, मेरा ग्रुप अलग है, इनका अलग ग्रुप है। ऐसा होता है धरती पे, आप एक परिवार में रहते हैं, अच्छे से बचपन में जीते हैं, खुश रहते हैं, फिर 10वीं हो गया, 12वीं हो गया, 12वीं के बाद क्या होता है? कॉलेज की पढ़ाई। कॉलेज बहुत बार जिस शहर में आपका परिवार रहता है वहीं मिल जाता है, बहुत बार नहीं मिलता, तो बाहर जाना पड़ता है। मान लीजिए वहीं मिल गया आपको कॉलेज, पढ़ाई कंप्लीट कर ली, फिर नौकरी। हर आदमी चाहता है कि नौकरी मेरे घर परिवार के पास ही मिले, लेकिन अक्सर ऐसा होता है बाहर नौकरी मिलती है। ये आदमी कह रहा है कि जो मेरे गाइड्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, वो ये चाहते हैं कि इस समय मैं इस छत्ते में रहूं, इस हाइव में रहूं, ताकि मैं जो इम्पोर्टेंट लेसन है वो सीख सकूं। ये मेरा एक तरह से कॉलेज है, यहाँ पर मेरी पढ़ाई अच्छी होगी। और काहे की पढ़ाई? मरने के बाद काहे की पढ़ाई? एक ही पढ़ाई हम लोग जीने के समय भी करते हैं, मरने के समय भी करते हैं, लेकिन हमको पता नहीं होता। जीते समय हम लोग पैसे रुपए कमाने के चक्कर में पड़ जाते हैं, बट एक्चुअली लाइफ हमसे पढ़वा रही है खुद को जानने की पढ़ाई। आप जब किसी के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, आप जब उसको धोखा देते हो या कोई आपको धोखा देता है, तो आप अंदर से डिस्टर्ब होते हो, क्योंकि आपकी बॉडी और आपका माइंड आपको कह रहा है धोखा नॉर्मल नहीं है, तुम्हारा स्वभाव नहीं है, या इस नेचर का स्वभाव नहीं है, इस प्रकृति में ये रूल के खिलाफ है, इसलिए आपको डिस्टर्बेंस होती है। यहाँ पर हर चीज़ को आपको जानना है सही क्या है, इस दुनिया में आप जब जिंदा रहें तब भी और मरने के बाद भी। तो जिस जिस आदमी से हम कनेक्टेड हैं और जो जो आदमी हमें जो चीज़ सिखा सकता है, वही हमको मरने के बाद एक ग्रुप में मिलेगा। और पिता, इस समय उनके पिता का इनके साथ अभी लेन देन नहीं है पढ़ाई लिखाई का। जैसे आपकी कॉलेज की पढ़ाई में आपके पापा नहीं आपको हेल्प कर पाते, नौकरी में नहीं हेल्प कर पाते। उसके आगे फिर कुछ और भी चीज़ें हैं, वो कल हम बताएंगे, बट आज मुझे खाली यही बताना था। मरने के बाद हम अपने लोगों से तो मिलते हैं, लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट हमको वहाँ भेजा जाता है जहाँ पर हमारे जैसे लोग हैं और जहाँ पर हमारी लर्निंग हो सके बहुत फास्ट।
और जो लोग जीते जी ये चीज़ कर सकते हैं, जैसे आपने किया, आपने सीखने के लिए अपने काम धाम को छोड़ करके ये चूज़ किया रास्ता। बहुत से लोग रमण के पास जाके रहा करते थे, साईं बाबा के पास रहा करते थे, और बहुत से लोग हैं, बाकी लोग हैं भाई नौकरी चाकरी करते हैं, घर परिवार पालते हैं। लेकिन हर बंदे को ये पूछना चाहिए अपने आप को कि मैं क्या सीख रहा हूँ। जितना मैं सीखने के ऊपर, सीखना मतलब खाली स्किल नहीं, सीखना मतलब हमारा माइंड रिस्पॉन्ड करना सीखे। अभी जैसे वो बच्चा आया था, वो बोल रहा है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है, मैं उसको शादी के लिए, वो बोल रही है शादी करो, और मैं वो सोच रहा हूँ कि शादी नहीं कर सकता मैं। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मैं कमिटमेंट नहीं दे पा रहा हूँ। कमिटमेंट समझते हैं? सिंपल सी चीज़ है। आप मेरे पास आए, आपने मुझसे कहा सर मैं आपके साथ सीखना चाहता हूँ, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, तो मुझे देखना होगा कि आप कितना अपने आप को मुझे दे सकते हो। अगर आप 100% देते हो तो मैं भी आपको 100% दूंगा। और एक तरह से ये चीज़ माना जा चुका है कि आप मुझे अगर 100% दोगे तो मैं भी आपको 100% दूंगा। यही चीज़ मानवता है। और वो बेचारा अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं दे पा रहा है। वो बोल रहा है कि अगर मैं कमा नहीं पाया तो। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे विजय जी। विजय जी को गिट्टी आंटी से प्यार हो। गिट्टी आंटी जर्मन लेडी, ये इंडियन आदमी। उस समय कमा रहे थे विजय जी। उनके होने वाले ससुर ने उनसे पूछा कि तुम कमाते तो हो नहीं, और मेरी बेटी यहाँ जर्मनी से इतनी अमीर घर से गई है, तो कैसे खिलाओगे पिलाओगे? तो उनका एक ही जवाब था कि जब 2 रोटी होगी तो पहली रोटी उसको खिलाऊंगा, बाद की रोटी मैं खाऊँ। उन्होंने और इससे बड़ा प्रॉमिस किया भी नहीं। ये नहीं कहा कि मैं कमा लूँगा, करोड़पति बन जाऊँगा, अरबपति बन जाऊँगा। बोलते जब भी हम दोनों साथ में रहेंगे, पहला निवाला उसको खिलाऊंगा, बाद में अपना। ये है कमिटमेंट। लेकिन जब आप ये सोचते रहते दिमाग में ना कि मुझे क्या मिलेगा, अरे मैं फंस जाऊँगा, अरे मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, इसमें आप विचारों में फंस रहे हैं। और विचार इस दुनिया की चीज़ है। उस दुनिया में हर चीज़ फीलिंग से चलती है। जब आप विचारों को शांत कर लेते हैं और फील करते हैं। मैं उसको बता रहा था कि जब मेरी डॉक्टर एमपी से बात हुई थी तो मेरा भी ऐसी कंडीशन था, मैं भी नौकरी नहीं करता था। बार बार मुझसे पूछ रहा था तो मुझे भी यही करना चाहिए। मैंने कहा बेटा ये तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि हर आदमी को अपना खुद का डिसीजन खुद लेना पड़ता है, कि रिस्क तो खुद ही लेना पड़ता है। क्योंकि जो चीज़ आप करेंगे वही आपका फिलहाल का स्वभाव है। अगर कुछ नेगेटिव कर रहे हैं उसमें से निकलो, कुछ पॉजिटिव कर रहे हो उसको और गहरा करो। हम लोग ने एक सीरीज बनाई है थिंक अगेन। उसमें एक औरत है, वो सफ़ेद औरत है और काले आदमी को बोलती है देखो अगर तुमने मेरे कुत्ते की वीडियो बनाई, उसमें एक पार्क में थे और उस पार्क में लिखा हुआ था कुत्ते के ऊपर कुत्ते को पट्टा बांध के रखिए, कहीं ऐसा ना हो किसी को काट ले, तो लिखा था पार्क में। तो ये आदमी बोलता है मैडम अपने कुत्ते को पट्टा बांध लीजिए, पार्क में लिखा हुआ है यहाँ। तो बोलती है तुम अपने काम से काम रखो, पट्टा नहीं बांधोगी, मेरा कुत्ता आराम से घूमेगा। तो वो आदमी उस कुत्ते का वीडियो बनाने लगा। अगर आप ऐसा कर रही हैं तो मैं सरकारी डिपार्टमेंट को बोलूँगा। तो बोलती है अच्छा तुम ऐसा करोगे तो मैं बोल दूंगी कि तुम मुझे परेशान कर रहे हो, तुम मेरा रेप करने वाले थे, ऐसा बोल दूंगी, मैं झूठ बोल दूंगी। और ये सब चीज़ वो रिकॉर्ड करने लगा। बाद में वीडियो वायरल हो गया। लोगों ने कहा यार तुम इतना गलत काम कर रही हो। एक आदमी जो मासूम है और सही चीज़ मांग रहा है, तुम उसको बोल रही हो कि मैं तुमको फालतू के उसमें फंसा दूंगी। अगर यही चीज़ 50 साल पहले हुई होती तो ये आदमी मर गया होता। काले लोगों के ऊपर इतना ज़्यादा जुल्म होता है, मतलब पुराने ज़माने में, कि वो मार दिया गया होता। बट अब के ज़माने में अलग था। बट वो आदमी बोलता है, ये औरत बाद में बोलती है औरत कि नहीं नहीं मैंने इसलिए ऐसा बोला था क्योंकि मैं डर गई थी, मैं रेसिस्ट नहीं हूँ। रेसिस्ट जानते हैं क्या होता है? रेसिस्ट वो होता है जो काले को बोले खराब है, गोरे को बोले अच्छा है। बोलती मैं रेसिस्ट नहीं हूँ, मैं तो डर के मारे बोल दिया था। तो ये आदमी बोलता है आप रेसिस्ट हैं कि नहीं मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आपने काम तो रेसिस्ट वाला किया है। हम जो काम कर रहे हैं वही हम हैं। इसलिए कृष्णमूर्ति बोलते हैं जो तुम हो उसको देखो। हमारा मन बड़ा चालाक होता है, बोलता नहीं हम वैसे तो अच्छे आदमी हैं, इस आदमी ने मुझे गाली दे दिया ना इसलिए मैंने मारा, वैसे मैं बहुत अच्छा आदमी हूं। अगर तुम्हारे अंदर गाली नहीं था तो गाली निकला कहां से? वो कहानी याद है ना आपको? साधु गया था आग मांगने, शीश याद है तुम्हें? एक साधु था बहुत बड़ा, बहुत फेमस साधु। लोग उसके पास आया करते थे, उसकी सत्संग सुना करते थे। और वहीं पड़ोस में दूसरा आदमी रहता था,
वो इसके पास हमेशा आ जाया करता था, आग दे दो, आग दे दो। ये बोलता है मेरे पास आग नहीं है, मैं साधु हूँ, मैं खुद नहीं खाता हूँ, मैं भीख मांग के खाता हूँ, जाओ यहाँ से। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, रोज़ आके आग मांगे। एक दिन उसने जब आग मांगी तो उसको बहुत ज़ोर से गुस्सा आया, पागल हो क्या तुम? तभी बोलता है अगर तुम्हारे पास आग है नहीं तो निकली कहाँ से? कि तुम्हारा क्रोध आया कहाँ से? तो हम सबको मान के चलना पड़ेगा कि हम स्वभाव से शरीर के अंदर में फंसे हुए, और इस शरीर का गुस्से का भी स्वभाव है, जेलसी भी है, इसमें ईर्ष्या भी है, ज़रूरत भी है, और उसी को देख देख के उसमें से निकलना है। और मरने के बाद ये रुकेगा नहीं। हम जिसको प्यार करते हैं वो भी हमारे कांटेक्ट पे रहेगा, जिसके साथ हम हमारे कनेक्शन हैं और सीखना है वो भी हमारे साथ रहेगा। खाली जीते जी जगते समय अपने आप को जितना शांत हो सके शांत रखें, विचारों से कम दूरी बना के रखें। विचार आए तो उनको ऑब्जर्व करके छोड़ सकें। कल और पढ़ेंगे। नमस्कार।